हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मयंक है और मैं स्टेट्स ऑफ मैटर का आपके लिए छठा लेक्चर लेके आया हूँ, 6th लेक्चर। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम रियल गैस इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट जरूर कर देंगे बट खत्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर रियल गैस इक्वेशन अच्छे से पढ़नी है तो आज का लेक्चर और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा दोनों आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इस तरीके से मैं रिलीज करूंगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल गैस इक्वेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट विद रियल गैस इक्वेशन हमें एटलीस्ट थोड़ा सा तो इंट्रो होना चाहिए, थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए कि रियल गैसेस होती क्या है। रियल गैस का मतलब क्या होता है? रियल गैस का मतलब होता है इट इज अ नॉन आइडियल गैस। जो आइडियल नहीं है दैट इज रियल गैस। अच्छा, इसका क्या मतलब है? आइडियल नहीं है। आपको पता है आइडियल गैस जो होती हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करती हैं। पीवी की वैल्यू किसके बराबर होती है? एनआरटी के बराबर। तो क्या रियल गैसेस में पीवी की वैल्यू एनआरटी के बराबर होगी? द आंसर इज नो। तो रियल गैसेस की बात करते हैं तो पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी एट ऑल। टेम्परेचर एंड प्रेशर, सारे टेम्परेचर प्रेशर पे पीवी एनआरटी के इक्वल नहीं होता। बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे आइडियल गैस में पीवी एनआरटी के इक्वल होता है लेकिन रियल गैसेस के लिए पीवी एनआरटी के इक्वल नहीं होता। दीज आर नॉन आइडियल गैसेस। दे शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। जो रियल गैस होती हैं वो आइडियल गैसेस से कुछ डेविएशन शो करती हैं। अभी जाके थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव डेविएशन भी होती है, नेगेटिव डेविएशन भी होती है। अभी तो बस आउटलाइन ही बना रहे हैं कि रियल गैसेस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। डेविएशन को आगे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकती है और ये नेगेटिव डेविएशन भी हो सकती है, ठीक है। जस्ट होल्ड योर थॉट्स हियर, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे डेविएशन का क्या मतलब है। एनीवेज, रियल गैसेस के कुछ रियलिटीज मैं आपको बताता हूं जो कि आइडियल गैस से मैच नहीं करते। आपको याद होगा हमने आइडियल गैस पढ़ रखा है। तो आइडियल गैस में गैस मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है उसको 0 मान लिया जाता है, करेक्ट। आइडियल गैस में गैस मॉलिक्यूल्स का साइज 0 मान लिया जाता है। तो फॉर रियल गैस अगर हम चेक करें और मैं आपसे पूछूं ये चीज कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या होगा? इट इज नॉन जीरो, अनलाइक आइडियल गैस। आइडियल गैस में वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को नेग्लिजिबल माना जाता है। नेग्लिजिबल मतलब 0 माना जाता है। आइडियल गैस में गैस मॉलिक्यूल्स को नेग्लिजिबल माना जाता है। रियल गैस का मतलब ही है असली गैस। रियल का मतलब असली। तो असली गैस जो होती है उसका साइज नॉन जीरो होगा, ऑब्वियस सी चीज है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट जहां पे ये वेरी कर जाते हैं, आपको याद है आइडियल गैस के अंदर हमने डिस्कशन की थी, देयर आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन नहीं होते। आइडियल गैस में नहीं होते, ना ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ना ही फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होते हैं। रियल गैस के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन / repulsion are present. This is also unlike ideal gas. आइडियल गैस में हमने क्या डिस्कस किया हुआ है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन 0 होते हैं। आइडियल गैस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन 0 होते हैं। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ना अट्रैक्ट करते हैं ना ही रिपेल करते हैं, बट रियल गैसेस में ऐसा नहीं है। रियल गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है। तो ये कहानी है रियल गैसेस की। अब गाइज, एक हमने केमिकल बॉन्डिंग में कंसेप्ट पढ़ा था वीबीटी में, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ, उसको थोड़ा सा यूज करेंगे हम। उस कंसेप्ट में हमने ये देखा था कि there was a particular curve between potential energy and distance
बिटवीन पार्टिकल्स। आप इस कर्व को अगर रेफर करना चाहते हो, इस कर्व को आप VBT केमिकल बॉन्डिंग वाले सेक्शन को देखो, मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, ठीक है, तो आप उस सेक्शन को जाके चेक कर सकते हो। ये कर्व वहां पे वेल एक्सप्लेन्ड है, मैं यहां पे थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिस इज अ ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। अगर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी नियर टू जीरो है। डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स कम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो गई। एक पर्टिकुलर जगह डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बॉन्ड लेंथ के बराबर हो गया। ऐसे ऐसे डिस्कस किया था, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बॉन्ड लेंथ के बराबर हो गया। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, इससे कम डिस्टेंस लेके जाएंगे पार्टिकल्स के बीच में तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे इंक्रीज होगी, ठीक है। तो उस टाइम भी मैंने डिस्कशन की थी, दोबारा कर रहा हूं, व्हेन पार्टिकल्स आर वेरी वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, जब पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर है, ठीक है। यहां पे थोड़ी सी इसकी पोजीशन गलत बना दी है, इसको यहां पे बनाते हैं और इसको यहां पे बना देते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की थी, दोबारा कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होता है तो जनरली अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट। व्हेन पार्टिकल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर, अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट्स रिपल्शन फोर्सेस। ये चीज समझ आ रही है? ये इस ग्राफ से भी समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है? जैसे जैसे मैं डिस्टेंस कम कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, दैट मींस सिस्टम स्टेबल हो रहा है। सिस्टम स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस होंगी, तभी तो सिस्टम स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक इलस्ट्रेशन आपको देता हूं, जैसे मेरे हाथ में पेन है। अब इस पेन को अर्थ के साथ क्या देखते हैं? अट्रैक्ट कर रहा है। ये पेन अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ग्रेविटी, पेन अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसकी नेचुरल मोशन क्या है कि ये अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये पेन कहां जाएगा? नीचे। तो पेन की नेचुरल डायरेक्शन क्या है? नीचे जाना। तो अगर पेन अपनी नेचुरल डायरेक्शन को फॉलो करेगा, दैट मींस नीचे जाएगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। नेचुरल डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ स्टेबिलिटी। नेचुरल डायरेक्शन को फॉलो करेगा तो पेन नीचे जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। वही सोचो, अगर आप पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास लेके आ रहे हो, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रही है, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रही है रिपल्शन फोर्सेस से। अगर पार्टिकल्स के बारे में सोचोगे, दो पार्टिकल्स हैं, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रही है, तो नेचुरल डायरेक्शन क्या हुई? पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास आना नेचुरल डायरेक्शन हुई, बिकॉज अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे को खींचना। तो दो पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे, नेचुरल डायरेक्शन वही है और सिस्टम स्टेबल होगा। बात समझ आ रही है? इस डायरेक्शन में देखो जरा, जब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, डिस्टेंस कम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, सिस्टम स्टेबल हो रहा है। तो ये जो डॉटेड लाइन के राइट में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है रिपल्सिव फोर्सेस से, इसी तरीके से डॉटेड लाइन के लेफ्ट में मैं ये बोल सकता हूं, अब अगर मैंने डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स और बढ़ाया और घटाया, जरा ध्यान से देखेंगे, अगर मैंने यहां पे डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स और घटा रहा हूं ना, और पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अगर मैं सिस्टम डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, डिस्टेंस घटा रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स क्या कर रहा हूं? घटा रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी घट रही है। अगर किसी चीज की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी घट जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये नीचे ज्यादा स्टेबल है टेबल पे, या ऊपर मेरे हाथ में टेबल पे ज्यादा स्टेबल है, वहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो वही फीलिंग है कि अगर मैंने डिस्टेंस कम किया, ये ब्लैक वाले कर्व को देखोगे, अगर मैंने डिस्टेंस कम किया, एक्स एक्सिस में मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं,
अगर मैंने डिस्टेंस कम किया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। दैट मीन्स डिस्टेंस जब मैं कम कर रहा हूं, पोटेंशियल इनस्टेबिलिटी बढ़ रही है या स्टेबिलिटी घट रही है, तो दैट मीन्स कौन सी फोर्सेज आ गई सिस्टम के अंदर, डीस्टेबलाइज करने वाली कौन सी फोर्सेज आ गई, रिपल्सिव फोर्सेज आ गई। ठीक है, तो अगर आपके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, व्हेन पार्टिकल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर, तो अट्रैक्टिव फोर्सेज आर ग्रेटर देन रिपल्सिव। व्हेन पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास आ गए हैं, तब क्या बोलेंगे, रिपल्सिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्सेस। आई होप आपको ये 2 पॉइंट समझ आ गए हो। ठीक है, कब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं, कब रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं। जब पार्टिकल्स दूर होते हैं, कौन सी फोर्सेस अट्रैक्टिव ज्यादा होती हैं, अगर पार्टिकल्स पास होते हैं तो कौन सी फोर्सेस ज्यादा होती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं। ठीक है, और ये चीज हमने वीबीटी केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ी थी, रिपीट टेलीकास्ट। ओके, आई होप चीजें समझ आ रही हैं। ओके, अब यार जनरली जो होता है, अगर मैं बात करूं, यहां पे लिख लीजिए, जनरली डिस्टेंस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स में डिस्टेंस कितना होता है, जनरली डिस्टेंस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स इज लार्ज। गैस पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस जनरली ज्यादा होता है ना। ज्यादा डिस्टेंस का क्या मतलब है, ग्राफ का कौन सा पार्ट, लेफ्ट साइड या राइट साइड, ज्यादा डिस्टेंस मतलब ग्राफ का राइट साइड। दैट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्सेस। जब डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ज्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं। तो जनरली डिस्टेंस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स इज लार्ज, hence generally FA is greater than FR. That means attractive forces are more prominent. Attractive forces ज्यादा prominent है। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये एक जनरल सा नोट हो गया कि गैसेस के अंदर जनरली अट्रैक्शन होती है, कभी स्पेशल केसेस में रिपल्शन होगी, हम देखेंगे, बट इन जनरल फीलिंग आनी चाहिए। इन जनरल गैसेस पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा डिस्टेंस मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती है। ओके, यहां पे एक इक्वेशन मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, दिस इज कॉल्ड एज गाइस यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, इस इक्वेशन में एक नई चीज इंट्रोड्यूस होने वाली है, PV इज इक्वल टू ZnRT। अगर Z की वैल्यू 1 है, देख के समझ आ रहा है वैसे तो, अगर Z की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगी ये, PV इज इक्वल टू nRT। Z की वैल्यू 1 मतलब ये कौन सा केस बन गया बच्चों, आइडियल गैस का। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कि PV इज इक्वल टू nRT इज आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन यहां पे एक एक्स्ट्रा Z लगा दिया। ठीक है, अगर Z की वैल्यू 1 है तो वो आइडियल गैस इक्वेशन बन जाती है। अच्छा, Z का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय Z? इट इज कॉल्ड एज करेक्शन फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, करेक्शन फैक्टर। इसका मतलब सिंपल है कि आपने क्या किया, आइडियल गैस इक्वेशन को रियल गैस में यूज करना चाहते हो। ये आइडियल गैस इक्वेशन थी, PV इज इक्वल टू nRT। इसी को आप रियल गैसेस के लिए यूज करना चाहते हो, तो आपको एक करेक्शन फैक्टर की जरूरत है, विच इज कॉल्ड एज Z। इसको आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी बोलते हो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बात समझ आ रही है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। यूनिवर्सल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू ZnRT। इसमें इसकी काफी सिमिलैरिटी PV इज इक्वल टू nRT से दिख रही है। अगर यहां पे Z की वैल्यू में 1 डाल देता हूं तो ये आइडियल गैस इक्वेशन बन गई, बट अगर Z की वैल्यू 1 नहीं है तो जनरली ये कौन सी इक्वेशन रहेगी, रियल गैस इक्वेशन। Z को क्या बोला, करेक्शन फैक्टर। एक करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस किया हमने। Z का एक और नाम क्या है,
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। थोड़ी देर में पता चलेगा क्यों कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हो, ठीक है। आई होप यहां तक कहानी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, ओके। अच्छा गाइज, एक सिंपल सा एनालिसिस ध्यान देंगे। एक तरफ कंटेनर है, उसमें मैंने ऊपर से पी प्रेशर लगा रखा है, पी नॉट प्रेशर। दूसरी तरफ एक और कंटेनर है, उसके ऊपर भी मैंने कौन सा प्रेशर लगा रखा है, पी नॉट। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, दोनों कंटेनर के ऊपर पी नॉट प्रेशर, बहुत अच्छी बात है। एक कंटेनर के अंदर मेरे पास कौन सी गैस है बच्चों, आइडियल गैस। कौन सी गैस, आइडियल गैस। दूसरे कंटेनर में मेरे पास कौन सी गैस, ऑब्वियसली रियल गैस। कंपैरिजन कर रहे हैं, एक में आइडियल गैस, एक में रियल गैस। अच्छा, मुझे पहली तो ये चीज बताओ कि दोनों के बैरोमीटर क्या रीड करेंगे। क्या मैं कह सकता हूं, अगर ऊपर से प्रेशर पी नॉट लग रहा है तो ऑब्वियसली नीचे से भी प्रेशर क्या लग रहा होगा, पी नॉट। तभी तो ऊपर से और नीचे से जो फोर्स लग रही है वो एक दूसरे से कैंसिल हो रही है। तो अगर ऊपर से पी नॉट प्रेशर है तो अंदर गैस का भी प्रेशर क्या होगा बच्चों, गैस का भी प्रेशर क्या होगा, पी नॉट। चाहे वो आइडियल गैस हो चाहे वो रियल गैस हो, प्रेशर क्या रहेगा, पी नॉट। क्योंकि पिस्टन मूव नहीं कर रहा, पिस्टन मूव नहीं कर रहा, तो जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है और जो नीचे से प्रेशर लग रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। दोनों केस में प्रेशर पी नॉट, ठीक है। इसमें आइडियल गैस के n मोल्स ले लेते हैं, इसमें रियल गैस के n मोल्स ले लेते हैं। यहां तक ठीक है बच्चों। आइए जरा इक्वेशन अप्लाई करते हैं। आइडियल गैस के लिए तो क्या अप्लाई करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पी नॉट वी आइडियल इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी। इसका टेम्परेचर टी है, इसका भी टेम्परेचर टी है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ रहा है। पी नॉट विच इज द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इंटू वी आई विच इज द वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस, जो भी यहां पे वॉल्यूम ऑब्जर्व होगी, इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वर्क करता है इनके लिए। रियल गैसेस के लिए कौन सी इक्वेशन वर्क करती है, पीवी इज इक्वल टू जेड एनआरटी। तो आइए अप्लाई करते हैं। व्हाट इज द प्रेशर, पी नॉट, वॉल्यूम वी आर, वॉल्यूम वी आर, पीवी इज इक्वल टू जेड एनआरटी। बात समझ आ रही है। इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, डिवाइड करो 1 को 2 को 1 से डिवाइड कर दो तो z की वैल्यू वी आर बाय वी आई आ गई। मतलब z की वैल्यू वी रियल डिवाइडेड बाय वी आइडियल आ गई। z की वैल्यू वी रियल डिवाइडेड बाय वी आइडियल आ गई। रियल गैस की वॉल्यूम जो कि यहां से मिलती, आइडियल गैस की वॉल्यूम जो कि यहां से मिलती, तो वी रियल डिवाइडेड बाय वी आइडियल, दैट इज द वैल्यू ऑफ z विच इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, z इज इक्वल टू वी रियल डिवाइडेड बाय वी आइडियल। यू हैव टू रिमेंबर दिस। हमने डिराइव किया, बार बार आप डिराइव थोड़ी करते रहोगे, ठीक है। छोटी सी चीज है, याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज z विच इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इट इज v रियल डिवाइडेड बाय v आइडियल। अब यहां से मैं ना कुछ केस बनाने वाला हूं, है ना। यहां से कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिल्कुल ध्यान देंगे। सबसे पहले बच्चों केस 1, सबसे पहले केस 1। केस 1 में आप z की बात करते हो, z का मतलब है v रियल डिवाइडेड बाय v आइडियल, है ना। अब तो याद हो गया, सबको याद हो गया। हम z की बात कर रहे हैं, z का मतलब क्या है, v रियल डिवाइडेड बाय v आइडियल। तो केस 1 इज z इज लेस देन 1। 3 केस बनेंगे, एक z लेस देन 1, एक z ग्रेटर देन 1 और तीसरा z इक्वल टू 1। तो पहला केस है z लेस देन 1। z का मतलब क्या होता है, v रियल डिवाइडेड बाय v आइडियल। z लेस देन 1 का मतलब है v रियल इज लेस देन v आइडियल।
रियल गैस की वॉल्यूम कम आएगी एज कंपेयर टू आइडियल गैस। मतलब ये जो पीछे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है इसमें रियल गैस की वैल्यू कम आएगी आइडियल गैस से। तो ये क्यों कम आएगी, जरा दिमाग लगाओ, ऐसा क्यों हो गया कि वॉल्यूम रियल गैस की कम हो गई? मेरे को बहुत सिंपल एक रीजन समझ आ रहा है, शायद आपको भी समझ आ रहा है। रियल गैस की वॉल्यूम इसलिए कम हो गई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस। ये चीज समझ आ रही है? आइडियल गैस में तो कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन फोर्सेस नहीं होती ना। इन आइडियल गैस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज बेसिकली जीरो। आइडियल गैस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती नहीं है। अब रियल गैस में अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी तो क्या होगा? रियल गैस, आप सोचो ये मॉलिक्यूल्स है मेरे हाथ में, तो रियल गैस है ये, इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। दैट मीन्स ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये चीज समझ आ रही है? रियल गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, सिकुड़ जाएंगे वो। जो आइडियल गैस है उनमें कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है। लेकिन रियल गैस के अंदर इन दोनों में अट्रैक्शन है, तो ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ऐसे दो मॉलिक्यूल नहीं है, हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल है। ये हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल एक दूसरे के अगर पास आ गए तो वॉल्यूम ऑफ गैस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ गैस कम हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये चीज समझ आ रही होगी, ठीक है, कि ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस। अच्छा, अट्रैक्शन फोर्सेस कहां पे जनरली पाए जाते हैं? जब डिस्टेंस ज्यादा होता है या डिस्टेंस कम होता है? वापस से इस चीज पे आ जाओ, बिल्कुल सारी चीजों को रिलेट कर देंगे आज कि अट्रैक्शन फोर्सेस कब ज्यादा होती हैं? जब डिस्टेंस ज्यादा होता है। जब डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है, when particles are very close to each other, तब कौन सी फोर्स डोमिनेट करती है? रिपल्सिव। जब डिस्टेंस एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो कौन सी फोर्सेस डोमिनेट करती है? उन दैट केस अट्रैक्टिव। ठीक है, तो यहां पे हमें थोड़ा उल्टा सोचना है। हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि रियल गैस की वॉल्यूम कम आ रही है। रियल गैस की वॉल्यूम कम आ रही है तो क्यों आ रही है? दिमाग लगाया कि यार इसलिए कम आ रही है क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है, एक दूसरे के पास आ गए इसलिए वॉल्यूम कम आ गई। तो ये जो केस है जनरली कब अराइज होगा? व्हेन विल दिस केस जनरली अराइज? दिस केस जनरली अराइज when distance between the particles is large। जब distance between the particles large है, that is pressure should be low। ये लो प्रेशर का केस है बच्चों। अगर प्रेशर कम होगा तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ज्यादा होंगे। प्रेशर बढ़ाते हो तो कंप्रेशन होती है, ठीक है, प्रेशर बढ़ाते हो तो कंप्रेशन होती है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास जाते हैं। हमें यहां पे तो उल्टा चाहिए। हमें क्या चाहिए? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएं, थोड़ा सा दूर रहें, तभी अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती है। और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा मतलब प्रेशर की वैल्यू कम। तो लो प्रेशर का केस है ये। Z लेस देन 1 इज अकर्स इन लो प्रेशर रीजन। दिस अकर्स इन लो प्रेशर रीजन। लो प्रेशर रीजन में Z की वैल्यू लेस देन 1 होती है। अगर मैं आपको बताऊं इस केस में, आप बता सकते हो कि रियल गैस को कंप्रेस करना आसान है आइडियल से या डिफिकल्ट है आइडियल से? सवाल दोबारा सुनेंगे। मेरे पास एक तरफ रियल गैस है, ये Z लेस देन 1 वाला केस है बस। मेरे पास एक तरफ रियल गैस है और एक तरफ मेरे पास आइडियल गैस है। कैन यू टेल मी किसको कंप्रेस करना आसान है? अब जिस गैस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उस गैस को कंप्रेस करना आसान होगा।
फीलिंग समझ आ रही है? कंप्रेस करने का मतलब क्या है? कंप्रेस करने का मतलब है कि ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के पास आ जाएं। यही होता है ना कंप्रेशन, मॉलिक्यूल्स को पास लाना इज कंप्रेशन। तो अगर आपके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं, तो मॉलिक्यूल्स तो खुद भी पास आना चाहते हैं, तो आपको पास लाना आसान हो जाएगा। तो अगर रियल गैस के केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं, जैसे हमने अभी चेकआउट किया, तो क्या कंप्रेशन आसान हो गई है, डिफिकल्ट हो गई है? द आंसर इज आसान हो गई है। ठीक है, तो यही एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, इन दिस केस it is easier to compress real gas with in comparison to hypothetical ideal gas। ये सारे पॉइंट समझ आने चाहिए। अगर ये सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं, आई थिंक वी आर वेरी गुड टू गो, है ना? इतने डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, मैं बता रहा हूं, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सारी चीजें कवर कर दे रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी भी बता दी, प्रेशर का रीजन भी बता दिया। चलो अब ऐसे ही एक केस 2 भी पढ़ते हैं, 2 केस कर लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना? पहला केस क्या था? z इज लेस देन 1। अब दूसरा केस क्या होगा? z इज ग्रेटर देन 1। अब वही तरीके से सोचो, ऊपर लिखा हुआ है मैंने, उसी तरीके से सोचो। z ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होगा? ऊपर से देख देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। v रियल बाय v आइडियल क्या होगा? ग्रेटर देन 1। एग्रीड? दैट मीन्स v रियल इज ग्रेटर देन v आइडियल। रियल गैस की वॉल्यूम ज्यादा आ गई आइडियल गैस की वॉल्यूम से। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ होगा? रियल गैस की वॉल्यूम क्यों ज्यादा आ गई होगी? जैसे पिछली बार बोला था, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। रियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, इसलिए ज्यादा वॉल्यूम आ गई होगी। यहां पे क्या लिखूं? इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। बिल्कुल सही सोच रहे हो। उल्टी कहानी, उल्टी गंगा बहेगी यहां पे, कि पिछली बार रियल गैस की वैल्यू कम आ रही थी वॉल्यूम की। देखो ऊपर लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है ये देखो। पिछली बार रियल गैसेस की वॉल्यूम कम थी, आइडियल गैसेस की वॉल्यूम ज्यादा थी। हमने बोल दिया रियल गैस सुकड़ी क्यों हुई है, मॉलिक्यूल्स पास पास क्यों आ गए? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही थी। अब इस बार उल्टी कहानी है, इस बार रियल गैस की वॉल्यूम ज्यादा आ गई आइडियल से। दैट मींस कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए? वॉल्यूम बढ़ाने के लिए रिपल्सिव फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। ये केस कब होगा? रिपल्सिव फोर्सेस कब होती हैं? केस जनरली अकर्स व्हेन distance between particles is small, that is pressure should be high। सिंपल सी बात है, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब जाएंगे। प्रेशर ज्यादा डालोगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। डिस्टेंस अगर ज्यादा ही कम हो गया तो हमारा एनालिसिस क्या कहता है? कौन सी फोर्सेस डोमिनेट करती हैं? रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं। जब डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है ना, तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं। ठीक है, तो यही वाली फीलिंग है कि ये केस कब अराइज होगा? ये केस तब अराइज होगा जब प्रेशर बहुत ज्यादा है, बिकॉज हाई प्रेशर विल लीड टू लेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। ज्यादा प्रेशर होगा तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स कम होगा। अगर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स कम हो गया तो रिपल्शंस काफी बढ़ जाएंगी। बस वो फीलिंग है। ठीक है,
आई थिंक यहां तक कहानी समझ आ रही होगी। अभी लास्ट पॉइंट पिछली बार क्या लिखा था, इन दिस केस इट इज इजियर टू कंप्रेस दिस गैस। यहां पे बताइए, सिंस रिपल्सिव फोर्सेस आर देयर, सिंस आपको पता है कि गैस के अंदर रिपल्सिव फोर्सेस प्रेजेंट है, तो रिपल्शन अगर है तो उसको कंप्रेस करना, पास लाना डिफिकल्ट हो गया, आसान हो गया, डिफिकल्ट हो गया। तो यहां पे लिखेंगे इन दिस केस it is difficult to compress. In this case it is difficult to compress real gas in comparison to hypothetical ideal gas. ठीक है, हाइपोथेटिकल आइडियल गैस से अगर आप कंपेयर करोगे तो रियल गैस को कंप्रेस करना डिफिकल्ट हो गया है। क्यों डिफिकल्ट हो गया है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिपल्शन फोर्सेस। ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड। ऑलराइट, केस 3 यहीं पे कवर कर लेते हैं, बहुत बड़ा केस है नहीं। तो व्हाट इज केस 3 बच्चों? केस 3 का मतलब है Z इक्वल टू 1, दैट मीन्स PV इज इक्वल टू NRT। इसका मतलब V रियल बाय V आइडियल इज इक्वल टू 1 हो गया है। दैट मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो, रियल गैस इज बिहेविंग एज आइडियल गैस। रियल गैस इज बिहेविंग एज आइडियल गैस। ये केस तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। बट बाकी के जो ऊपर के केसेस हैं, विच इज केस 1 एंड केस 2, प्लीज आप इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, तो जो हमने पढ़ा है उसको ग्राफिकली अगर मैं बताना चाहूं, जो भी हमने अभी पढ़ा है उसको ग्राफिकली बताना चाहूं तो कैसे बता सकता हूं? लेट मी शो यू। आपको याद होगा, अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाना चाहूं आइडियल गैस का एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पीवी ग्राफ बनाना है आइडियल गैस का एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्म बनाना है। तो आपको पता है पीवी इज इक्वल टू NRT होता है। राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी कांस्टेंट है और ये अलोंग वाई एक्सिस प्लॉट कर रहा हूँ, ये अलोंग एक्स एक्सिस प्लॉट कर रहा हूँ। तो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला ग्राफ, ये कैसा ग्राफ होता है बच्चों? ये हाइपरबोला होता है, कुछ ऐसा आएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडियल गैस। एग्रीड? दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडियल गैस। अगर मैं रियल गैस की बात करता हूं, हमने क्या बात की है कि रियल गैस आइडियल गैस से थोड़ी डेविएट होती है। रियल गैस आइडियल गैस से थोड़ी डेविएट होती है। अब फॉर एग्जांपल यहां पे एक रियल गैस का ग्राफ बना रहा हूं। रियल गैस का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है? दिस इज द ग्राफ ऑफ रियल गैस। जो लाल रंग का ग्राफ बनाया वो रियल गैस का है, नीले रंग का जो ग्राफ बनाया वो आइडियल गैस का है। तो जरा यहां पे देखेंगे क्या चल क्या रहा है। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं, यहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, दिख रही है ऊपर वाली ब्लैक कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे 2 वॉल्यूम मिलती हैं। ये ग्राफ्स को 2 जगह कट कर रहा है ना, एक बार नीले वाले को कट कर रहा है, एक बार लाल वाले को कट कर रहा है। जहां पे नीले वाले को कट कर रहा है उसको बोलेंगे V आइडियल, और जहां पे लाल वाले को कट कर रहा है वहां पे बोलेंगे V रियल। ये बात समझ आ रही है? ओके बच्चों, यहां पे मैंने क्या लिया? हाई प्रेशर लिया। हाई प्रेशर लिया, बिल्कुल हाई प्रेशर दिख रहा है। हाई प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू हाई है ना, देखो तो सही। हाई प्रेशर लिया। अच्छा, अगर हाई प्रेशर लिया तो VR की वैल्यू VI से ज्यादा आ रही है। रियल गैस की वॉल्यूम आइडियल गैस से ज्यादा आ रही है। दैट मीन्स VR डिवाइडेड बाय VI इज ग्रेटर देन 1।
रियल गैस की वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आइडियल गैस की वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 1, विच इज नथिंग बट इक्वल टू z, दैट मीन्स z इज ग्रेटर देन 1। बात समझ आ रही है? और ये एरिया है कौन सा? ये एरिया है पॉजिटिव डेविएशन का, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्यों बोल दिया? बिकॉज रियल गैस का ग्राफ आइडियल गैस के ग्राफ से ऊपर है। ये बात समझ आ रही होगी, रियल गैस का ग्राफ आइडियल गैस के ग्राफ से ऊपर है, तो उसको पॉजिटिव डेविएशन बोल रहे हो। एक और काम करें, क्या काम करना है जी? एक हॉरिजॉन्टल लाइन और बनाई जाए। कहां बनानी है? थोड़ी नीचे बनाते हैं, ये बना देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ऑब्वियसली दो जगह कट कर रही है। जहां पे रेड लाइन को कट कर रही है उसको बोलेंगे वी रियल, जहां पे ब्लू लाइन को कट कर रही है उसको बोलेंगे वी आइडियल। तो जरा इसका एनालिसिस अलग से करते हैं। ये कौन से प्रेशर पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई गई? लो प्रेशर या हाई प्रेशर? ये लो प्रेशर पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई गई। और इस लाइन को देख के क्या समझ आ रहा है? आइडियल की वॉल्यूम ज्यादा है या रियल की वॉल्यूम ज्यादा है? ऑब्वियसली किसकी वॉल्यूम ज्यादा है? आइडियल की वॉल्यूम ज्यादा है रियल की वॉल्यूम से। ठीक है, तो वी रियल डिवाइडेड बाय वी आइडियल की वैल्यू लेस देन 1 हुई, और वी रियल बाय वी आइडियल इज नथिंग बट z। तो z की वैल्यू लेस देन 1 है, इसको बोलते हैं केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन। वाई इट इज कॉल्ड एज केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन? बिकॉज रियल गैस का जो ग्राफ है वो आइडियल गैस से नीचे है, तो नेगेटिव डेविएशन। तो दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। जब रियल गैस का ग्राफ ऊपर आ रहा है तो उसको पॉजिटिव डेविएशन बोल रहे हैं, और जब रियल गैस का ग्राफ नीचे आ रहा है उसको नेगेटिव डेविएशन बोल रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन में बहुत याद रखना भी आसान है, पॉजिटिव डेविएशन में z ग्रेटर देन 1 है। पॉजिटिव डेविएशन में z ग्रेटर देन 1 है, और नेगेटिव डेविएशन में z लेस देन 1। याद रखना भी आसान है ना? z ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव डेविएशन, z लेस देन 1 नेगेटिव डेविएशन। और z का मतलब क्या होता है? v रियल बाय v आइडियल। उल्टा उल्टा चलो, z का मतलब क्या होता है? v रियल बाय v आइडियल। तो पॉजिटिव डेविएशन में z ग्रेटर देन 1, इसका मतलब v रियल बाय v आइडियल इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब v रियल इज ग्रेटर देन v आइडियल। बैक ट्रेस किया जा सकता है बहुत आसानी से। अगर रियल गैस की वॉल्यूम ज्यादा आ गई, दैट मीन्स रिपल्शन फोर्सेस होंगे। रिपल्शन फोर्सेस होंगे तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स कुछ ज्यादा ही पास होंगे ना, इसी के कारण रिपल्शन फोर्सेस होंगे। दैट मीन्स ये हाई प्रेशर का केस है। पूरा ट्रेस हो गया, पूरा बैक ट्रेस हो गया नीचे से ऊपर। जरा दूसरी साइड भी देखो, z लेस देन 1 मतलब नेगेटिव डेविएशन। z लेस देन 1 मतलब z को लिख सकते हो v रियल बाय v आइडियल इज लेस देन 1। दैट मीन्स v रियल इज लेस देन v आइडियल। अरे v रियल कम क्यों हो गया? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट कर रही थी, इसीलिए v रियल की वैल्यू कम आई है। अगर v अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट कर रही थी तो दैट मीन्स डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। पूरा नीचे से ऊपर बैक ट्रेस हो गया। ऊपर से नीचे भी ट्रेस कर सकते हो, नीचे से ऊपर भी ट्रेस कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। ठीक है, आई होप चीजें समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन गोज लाइक दिस कि एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम of 1 mole of gas is measured to be 22 liters. Explain the type of forces dominant. ओके, क्वेश्चन एक बार रीड कर लो दोबारा से। क्वेश्चन क्या कहता है? STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर STP पे वॉल्यूम ऑफ गैस इज कमिंग आउट टू बी 22 लीटर,
STP पे वॉल्यूम ऑफ गैस इज कमिंग आउट टू बी 22 लीटर। ऐसी हाइपोथेटिकल केस है यार, बिल्कुल हाइपोथेटिकल केस है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस ऐसा क्वेश्चन आए तो आंसर क्या देना है, लेट्स सी। STP पे यार वैसे वॉल्यूम क्या होती है, एट STP V आइडियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कितना ऑक्यूपाई करती है, सबको याद होगा वो 22.4 लीटर, मैजिक सा नंबर है, याद रखते हैं सब लोग कि आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट STP। एग्रीड, आइडियल गैस इतना ऑक्यूपाई करता है। अच्छा, V रियल कितना दे रखा है आपको, 22 लीटर। ये जो वॉल्यूम दे रखी है ये रियल गैस की तो दे रखी है, आइडियल गैस की हमें पहले से पता होती है, तो इसको देख के समझ आ गया है कि रियल गैस की वॉल्यूम कम है आइडियल गैस से। रियल गैस की वॉल्यूम आइडियल गैस से कम है, नंबर को कंपेयर करके पता चल रहा है। तो कौन सी फोर्सेस डोमिनेट होंगी रियल गैस के अंदर, आइडियल गैस में तो कोई फोर्सेस होती नहीं है, रियल गैस की वॉल्यूम कम कैसे होगी, क्योंकि रियल गैस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। ये वो केस है जहां पे रियल गैस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं, बिकॉज वॉल्यूम कम हो गई ना। वॉल्यूम कम क्यों हुई होगी, सोचो तो सही, एक क्वेश्चन ही तो पूछना अपने आप से कि रियल गैस की वॉल्यूम क्यों कम हो गई, क्योंकि रियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस थी। रियल गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, जिसके कारण वो एक दूसरे के पास आ गए और वॉल्यूम कम हो गई। तो रियल गैस की वॉल्यूम आइडियल गैस की वॉल्यूम से कम आएगी जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ आ गया हो। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और भी टाइप के हो सकते हैं। जैसे मैं एक सवाल यहाँ पे लिख रहा हूँ, वी हैव गैसेस, 4 गैस दे देता हूँ आपको, A, B, C, D, इनके Z की वैल्यूज़ दे रखी है 1.4, 0.8, 1.6 एंड 0.4। तो आपको क्या बताना है, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ attractive forces between molecules। क्वेश्चन क्लियर है? आपको 4 गैसेस दे रखी हैं और आपको इन 4 गैसेस को अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ देयर अट्रैक्टिव फोर्सेस। किसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं, किसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है, अगर बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करूं, कि फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में क्या सीखा है। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं तो V रियल की वैल्यू V आइडियल से कम आती है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई फॉर्मूले नहीं आते, बिल्कुल बेसिक से कैसे करेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जब डोमिनेट करती होगी तो रियल गैस की वॉल्यूम आइडियल गैस की वॉल्यूम से कम आती होगी। बहुत बेसिक सी चीज है, ओके ठीक है। दैट मीन्स V रियल बाय V आइडियल लेस देन 1 आता होगा अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हुई, और इसी को क्या कहते हैं, Z। तो जितनी ज्यादा कम वैल्यू होगी, Z लेस देन 1 मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही है, तो लेसर द वैल्यू ऑफ Z, lesser the value of Z, more will be attractive forces। ठीक है, मतलब Z की वैल्यू अगर कम आ रही है तो इसका मतलब है अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना। तो Z की वैल्यू कम किस में है, D में, फिर B में, D B फिर D B फिर A C। यहां से यहां Z इंक्रीज कर रहा है, यहां से यहां Z इंक्रीज कर रहा है, यहां से यहां F अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही है।
एक बार देख लो, समझ लो किस तरीके से क्वेश्चन किया गया है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आसान होते हैं, फटाफट सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, Z के बारे में काफ़ी बातें कर ली हमने। ठीक है, एक दो एप्लीकेशन भी देख ली। अब जो अगला टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाम सुन के आपको पता चल जाएगा हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। द टॉपिक नेम इज वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ, वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस। ठीक है, इट इज वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस। इक्वेशन कैसी दिखती है पहले मैं आपको बता देता हूं। P प्लस an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। ये आपकी है रियल गैस इक्वेशन, वैन डर वाल इक्वेशन विच इज अ रियल गैस इक्वेशन। हमारे पास जो थ्योरीज हैं है ना, उसमें मल्टीपल रियल गैसेस इक्वेशन है। इफ समबडी आस्क्स यू, अगर कोई आपसे पूछता है कि यार आइडियल गैस इक्वेशन बताओ, तो आप बोलते हो यार पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आंसर होता है, दूसरा आंसर कोई देता ही नहीं है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि रियल गैस इक्वेशन कौन सी होती है, अगर आप काफ़ी किसी पढ़े लिखे इंसान से पूछोगे कि भैया बताओ रियल गैस इक्वेशन कौन सी होती है, तो वो मल्टीपल आंसर्स दे सकता है। दैट मीन्स मार्केट में बहुत सारी रियल गैस इक्वेशंस घूम रही हैं। एक का नाम वी रियल इक्वेशन भी है, एक का नाम वैन डर वाल इक्वेशन भी है। तो मार्केट में मल्टीपल रियल गैस इक्वेशंस घूम रही हैं। तो मुझे कौन सी पसंद है, मुझे कौन सी एनालाइज करनी है, यहाँ पे वैन डर वाल रियल गैस इक्वेशन, इसीलिए नाम डाला हुआ है। मैं इसको कभी भी अकेला रियल गैस इक्वेशन नहीं बोलूँगा। अकेली रियल गैस इक्वेशन का मतलब होगा कि ये कोई भी हो सकती है। क्वेश्चन मार्क है जी, कौन सी रियल गैस इक्वेशन, ये तो बताई नहीं मैंने। इसीलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, वैन डर वाल इक्वेशन या फिर वैन डर वाल रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो गाइज आपको याद होगा आइडियल गैस में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी किया था। इसमें पी में ये भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, ये लग रहा है प्रेशर है, ये प्रेशर टाइप लग रहा है। जो पहली टर्म है वो प्रेशर टाइप कुछ लग रही है ना। पूरी टर्म अगर आप देखोगे तो थोड़ी प्रेशर की फीलिंग आ रही है, प्रेशर में कुछ ऐड ही तो किया हुआ है, ऐसा लग रहा है। दूसरी जो टर्म है ये वॉल्यूम की फीलिंग आ रही है, वॉल्यूम में से कुछ घटा रखा है, ऐसा ही तो लग रहा है। इज इक्वल टू एनआरटी, इट लुक्स लाइक पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखा हुआ है। क्या लग रहा है ये? ओवरऑल थोड़ी फीलिंग तो ये आ रही है ना, ये प्रेशर की टर्म है, उसको वॉल्यूम की टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू एनआरटी कर दिया। प्रेशर की टर्म में एक करेक्शन है, ये प्रेशर की टर्म में एक करेक्शन समझ आ रही है, इसको बोलते हैं प्रेशर करेक्शन। ये आपकी प्रेशर में करेक्शन है। और ये जो है एनबी, ये किसकी करेक्शन है? वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम वाले टर्म के अंदर जो करेक्शन है दैट इज एनबी, माइनस में कर रखा है, प्रेशर में कुछ ऐड कर रखा है। तो पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये करेक्शंस ऐसी ही क्यों है, इसको ऐड क्यों किया गया है, इसको सब्ट्रैक्ट ही क्यों किया गया है। तो आइए फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम करेक्शन समझते हैं। वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है, ये समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ आइडियल गैस लेता हूं मैं, दिस इज योर आइडियल गैस, दिस इज योर रियल गैस। ये रियल गैस के पार्टिकल्स हैं, ये आइडियल गैस के पार्टिकल्स हैं, ये रियल है। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज ये ऑब्जर्व होगी तो कि आइडियल गैस में वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होता है? 0। आपने देखा है डायग्राम के अंदर भी मैंने पॉइंट पार्टिकल्स बनाए हैं, इनकी वॉल्यूम 0 है। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज 0। रियल गैस के अंदर वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या है बच्चों? नॉन जीरो। एग्री करते होगे? ठीक है। अच्छा, बैक टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर।
जो मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको वी गैस डिफाइन किया था. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ गैस? वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे डिफाइन किया था? इट इज स्पेस अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव. आपको याद होगा मैंने डिफाइन किया था कि वी गैस का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस का क्या मतलब होता है? इट इज स्पेस अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव. ठीक है, मूव करने के लिए जो स्पेस अवेलेबल है उसको बोलते हैं. अब यहां पे फॉर एग्जांपल मैं रूम में बैठा हुआ हूं, मेरे पास कितनी स्पेस अवेलेबल है मूव करने के लिए? दैट इज रूम का एरिया माइनस जिस एरिया पे मैं खड़ा हुआ हूं उसमें मूव कर सकता हूं. अरे आप मेरी छोड़ो, आप सोचो यहां पे ना 15 लोग खड़े हैं. ठीक है, मेरे छोटे से रूम में 15 लोग यहां वहां खड़े हुए हैं. अगर मैं पूछूं व्हाट इज द स्पेस अवेलेबल टू मूव इन द रूम, 15 लोग खड़े हैं तो कैसे क्या क्या करोगे आप? रूम का एरिया निकालोगे माइनस 15 लोगों का एरिया निकालोगे. बिकॉज जिस पोजीशन पे 15 लोग खड़े हैं वहां पे मैं मूव थोड़ी कर सकता हूं यार. वहां पे कैसे मूव कर लूंगा? दैट इज नॉट स्पेस अवेलेबल टू मूव. वहां पे कोई बैठा हुआ है. इट इज नॉट स्पेस अवेलेबल टू मी टू मूव. ठीक है, तो सीधा सीधा फंडा है कि अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस निकालनी होती है तो मैं क्या करता हूं? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू, ओवरऑल फॉर्मूला क्या बनता है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या ऐसे लिख दो माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. कंटेनर में से मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को माइनस करना होता है. इसलिए आइडियल गैस के केस में अगर मैं वॉल्यूम ऑफ गैस निकालता हूं, इट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस 0. बिकॉज वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज 0, दैट्स वाई वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. ये किस में होता है बच्चों? ये आइडियल के केस में होता है. हमको वो कहानी याद करनी पड़ेगी कि हमने वॉल्यूम ऑफ गैस डिफाइन कैसे किया था. इट इज स्पेस अवेलेबल फॉर द गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव. तो हाउ मच स्पेस इज अवेलेबल? कंटेनर की स्पेस माइनस मॉलिक्यूल्स की खुद की स्पेस, दैट इज अवेलेबल टू मूव. तो मॉलिक्यूल्स की खुद की स्पेस तो 0 है ना आइडियल में, तो उसको 0 पुट कर दिया तो गैस की वॉल्यूम कंटेनर की वॉल्यूम के बराबर आ गई. सिंपल. यहां तक ठीक है? चलिए, अच्छा रियल गैस के केस में क्या करना है? रियल गैस के केस में आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जो भी कंटेनर की वॉल्यूम है, माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. करोगे नहीं करोगे? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स करना पड़ेगा. बिकॉज अब नॉन जीरो है, ये जीरो होता तो इसको जीरो कर देते. राइट वाली क्वांटिटी जो डब्बे में है इसको जीरो कर देते. आइडियल गैस के लिए तो ये जीरो ही होता है. रियल गैस में ये नॉन जीरो होता है. बात समझ आ रही है? तो अब इस चीज को कैसे लेके जाना है? इसकी वैल्यू बेटा NB है, तो V गैस की वैल्यू क्या हो जाती है? VC माइनस NB. ये है. तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज गैस मॉलिक्यूल्स इज NB. अभी NB का क्या मतलब है आइए देखते हैं. B का क्या मतलब है? इट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो वॉल्यूम आप एक्सक्लूड कर रहे हो, ड्यू टू 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, तो NB का क्या मतलब हो गया? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वॉल्यूम जो आप एक्सक्लूड कर रहे हो, ड्यू टू n मोल्स ऑफ पार्टिकल्स. आपने अगर n मोल्स रियल गैस लिए, बहुत लॉजिकल नहीं लग रहा कि आपने अगर n मोल्स रियल गैस लिए तो वॉल्यूम कितनी एक्सक्लूड करनी होगी? 1 मोल की वॉल्यूम विच इज B माइनस इंटू n मोल्स करना पड़ेगा. n मोल्स की वॉल्यूम एक्सक्लूड करनी है तो वॉल्यूम में से n इंटू B हटाना पड़ेगा. बात समझ आ रही है? ओके.
अब B को और डेप्थ में अगर आपको समझना है, वैसे ये कोई आपको पूछेगा नहीं, हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, तो B को और ज़्यादा डेप्थ में पूछना है तो B की वैल्यू क्या होती है, लेट मी टेल यू, इट इज़ बेसिकली 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम क्या होगी, हम ना हार्ड स्फेयर मानते हुए चलते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगी। स्फेयर की वॉल्यूम होती है ना 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल की वॉल्यूम कितनी हुई, एक सिंगल मॉलिक्यूल की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4 कहां से आ गया, डाउट आ रहा होगा कि 4 कहां से आ गया। ये तो मेरे को चीज समझ आ गई। बी का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जरा ऊपर पढ़ेंगे। बी का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ड्यू टू 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितनी है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम निकाली, एक गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम निकाली, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 मोल की आ तो गई, 4 से क्यों मल्टीप्लाई करना है। लेट मी शो यू। एक्चुअली में जब ये कैलकुलेट करते हैं ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थोड़ा सा यहाँ पे यूज करते हैं। हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स का फाइनाइट साइज है और वो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स का फाइनाइट साइज है और वो एक दूसरे से जब कोलाइड करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये स्फेयर बनेगा एक। तो एक्चुअली में जो 2 पार्टिकल्स की वॉल्यूम, सिर्फ ये बीच की वॉल्यूम नहीं हुई, 2 पार्टिकल्स की वॉल्यूम सिर्फ बीच की नहीं हुई, उसमें ये वाली वॉल्यूम भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, ऊपर वाली ब्लू वाली और नीचे वाली भी। ये समझ आ रहा है। उन्होंने बोला है कि 2 पार्टिकल्स की अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ 2 पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इट इज इक्वल टू, यहां से यहां का डिस्टेंस इज 2r, है ना, इट इज 4/3 पाई इंटू 2r का क्यूब। ये बोल रहे हैं कि 2 पार्टिकल्स की वॉल्यूम कितनी हुई, इतनी, बिकॉज 2 पार्टिकल्स आपस में जब कलाइड करेंगे तो आसपास इतनी वॉल्यूम उनके खाली होगी, ऐसी समझने के लिए। तो इसको जब आप करते हो, ये कितना आ गया, इट इज 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ गई, 2 को बाहर ले आए, 2r में से 2 बाहर ले आए, तो 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और आपको एक चीज समझ आएगी, वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ गया, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 कहां से आया, आपको समझ आएगा, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल है। उसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आ गई। बात समझ आ रही है। तो इन अदर वर्ड्स, B का क्या मतलब हुआ, B इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम में से, ठीक है। इफ साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज, इसका मतलब होगा B इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो वॉल्यूम आप एक्सक्लूड करने वाले हो वो बढ़ गई, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बढ़ गई। V माइनस NB ना, दिस NB इज व्हाट, दिस NB इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये आपकी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। तो अगर आप B बढ़ा रहे हो तो माइनस होने वाली जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है। आई होप चीजें सबको समझ आ रही होंगी, किस तरीके से एनालाइज किया है ये सब समझ आ रहा होगा। ओके, मैं B का दोबारा रिपीट कर देता हूं, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। वैन डर वाल इक्वेशन में B जो होता है, इट डील्स विद द वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम वाली फील्ड में जो करेक्शन है, इट इज बेसिकली NB। N का मतलब तो नंबर ऑफ मोल्स है, B का मतलब क्या है, B का मतलब है इट इज वॉल्यूम
एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ड्यू टू 1 मोल, एक मोल के कारण जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होती है उसको बी बोलते हैं। और 1 मोल की एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कैसे निकालनी है, 1 मोल की एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कैसे निकालनी है, एक मॉलिक्यूल की या एक पार्टिकल्स की एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ये है 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 पार्टिकल, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आ जाएगी। ये एक पार्टिकल की है, नीचे जो सर्कल्ड वाली है एक पार्टिकल की एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एवोगैड्रो नंबर से, Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 मोल की एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आ गई, 1 मोल की एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आ गई। तो इस तरीके से आप बी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, ये थोड़ा हाई फाई कंसेप्ट है, नहीं भी समझ आ रहा होगा इट्स ओके, ठीक है। इस पे सवाल जनरली नहीं आते हैं। अगर मैं आपसे एक सिंपल 1-2 सवाल पूछूंगा तो आप आंसर कर सकते हो। जैसे अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कंपेयर वैल्यू ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट बी की वैल्यू कंपेयर करनी है। तो मैं आपसे पूछता हूं, एक तरफ है सी, इसको ऐसे कर देते हैं CH3 CH2 एक तरफ है CH3 CH3 इसमें से किसका B ज़्यादा है, जिसका साइज ज़्यादा है। जो दिल की आवाज़ कह रही है कि इसका कुछ साइज ऐसा होगा, इसका कुछ साइज ऐसा होगा, ठीक है। किसका साइज ज़्यादा लग रहा है, लेफ्ट वाले का, इसके B की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। अगर कोई नॉर्मली कंपेयर करने के लिए बोलता है ना, जैसे नाइट्रोजन को कंपेयर कर दो हाइड्रोजन से, ऐसी रैंडम बहुत क्लियर कट आंसर आते हैं। जौन सा बड़ा है ऑब्वियसली, जिसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, लोग ऐसे भी कर देते हैं कि B इज ऑल्सो समटाइम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाता है, एक ये भी तरीका होता है B एस्टिमेट करने का। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है जनरली उसका B ज़्यादा होता है, जनरली, ठीक है। आई होप चीज़ें थोड़ी क्लिक कर रही हैं, ठीक है। बी को कंपेयर किया जा सकता है। बी को कंपेयर करने में और क्वेश्चंस हम करेंगे ट्यूटोरियल्स के अंदर। अभी हम टुवर्ड्स ए की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं, प्रेशर करेक्शन। वैन डर वाल इक्वेशन में एक जगह वॉल्यूम करेक्शन यूज हुई थी, ये रही वॉल्यूम करेक्शन, और दूसरी जगह कौन सी करेक्शन यूज हुई थी, प्रेशर करेक्शन। तो आइए प्रेशर करेक्शन भी देख लें, क्या थी प्रेशर करेक्शन, हेडिंग डाल दो, प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन समझाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज याद दिलाना चाहता हूं। चीज ऑलरेडी आपको पता है, सिर्फ याद दिलानी है। क्या चीज है वो, इन जनरल attraction forces are present. In general, attraction forces are present between molecules of real gas. Why? Because गैस है तो इन जनरल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ज़्यादा ही होगा। गैस है, गैसेस के अंदर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जनरली ज़्यादा होता है। ज़्यादा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ किया गया है। एक तरफ अगेन 2 सिचुएशंस कंपैरिजन के लिए, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उसमें से एक पार्टिकल यहाँ पे आके टकरा रहा है वॉल पे। दिस इज नथिंग बट कंटेनर वॉल, ठीक है। दूसरी तरफ भी हमारे पास एक कंटेनर वॉल है, ठीक है। उस पे एक गैस का पार्टिकल आके टकरा रहा है, उसके भी पीछे कुछ पार्टिकल्स हैं, इसके यार दोस्त हैं बेसिकली, इसके जैसे हैं। मान लेते हैं लेफ्ट वाली गैस क्या है, आइडियल है। लेफ्ट वाली गैस क्या है, आइडियल है। राइट वाली गैस क्या है, रियल है।
मान लिया। अच्छा, आइडियल गैस में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कोई फोर्सेस ऑफ रिपल्शन नहीं है, ना फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है। तो ये पार्टिकल जो जाके स्ट्राइक कर रहा है ना, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी जिस स्पीड से वो स्ट्राइक कर रहा होगा। क्या इस पार्टिकल को, क्या ये बीच वाला जो पार्टिकल जो स्ट्राइक करने जा रहा है, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ रेड से, क्या इस पार्टिकल को पीछे से कोई खींचने वाला है, कोई रोकने वाला है? द आंसर इज नो, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, पार्टिकल को कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ राइट हैंड साइड मेरे पास एक रियल गैस है। रियल गैस में जनरली कौन सी फोर्सेस होते हैं बच्चों? रियल गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। रियल गैसेस में कौन सी फोर्सेस है बच्चों? रियल गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस है। तो ये जो मेरा ब्लू कलर का पार्टिकल है जो अभी कंटेनर वॉल को स्ट्राइक करने जा रहा है, इसको पीछे से लोग खींच रहे हैं, इसकी स्पीड को कम किया जा रहा है बिकॉज ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट। आपके पास रियल गैस के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण अब ये जिस स्पीड से कलाइड करने वाला है वॉल ऑफ कंटेनर को, राइट वाला पार्टिकल जिस स्पीड पे कलाइड करने वाला है, ये स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड क्यों कम हो जाएगी? बिकॉज इसको पीछे से पार्टिकल खींच रहे हैं। तो रियल गैस के केस में जो P ऑब्जर्व्ड आएगा, जो रियल गैस के केस में है, और यहां पे इसको P ऑब्जर्व्ड रियल बोल दो और इसको बोल दो P ऑब्जर्व्ड आइडियल। तो क्या आप बता सकते हो, अगर अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रही है, अगर अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रही है, तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर ऑफ रियल गैस क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व्ड प्रेशर ऑफ रियल गैस कम हो जाएगा एज कंपेयर टू ऑब्जर्व्ड प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। ये कौन सा केस डिस्कस हो रहा है? जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रही है। बात समझ आ रही है? व्हेन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर डोमिनेटिंग, जो कि जनरल केस भी है, इसमें ऑब्जर्व्ड प्रेशर आइडियल का ज्यादा हो जाएगा बिकॉज रियल गैस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पीछे से खींच रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रियल गैस में कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि प्रेशर किसके बराबर हो जाए? आइडियल गैस के। कहानी समझ आ रही है? आपको जो रियल गैस में प्रेशर ऑब्जर्व हो रहा है कंटेनर वॉल में, वो धोखा है। वो क्यों धोखा है? क्योंकि प्रेशर को कम कर दिया गया है। किसकी साजिश है? किसने प्रेशर को कम कर दिया? भाई किसकी साजिश है? ये काले काले जो सर्कल्स बना रहा हूं, जो मॉलिक्यूल्स है, इनकी साजिश है। बात समझ आ रही है? कंटेनर की वॉल में प्रेशर कम ऑब्जर्व हो रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे जो मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्लैक से शेड कर रखे हैं, इन्होंने साजिश रच रखी है। इन्होंने इस ब्लू वाले को अपनी तरफ खींच लिया, जिसके कारण प्रेशर कम ऑब्जर्व हुआ। लेकिन मैं दिमाग वाला हूं, मुझे इनकी साजिश के बारे में सब पता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये किया कि जो ऑब्जर्व हो रहा है प्रेशर, जो प्रेशर ऑब्जर्व हो रहा है, उसमें मैं ना कुछ ऐड कर दूंगा ताकि इनकी साजिश को कैंसल कर सकूं। बात समझ आ रही है? वी आर जस्ट बीइंग इंटेलिजेंट। हम बस ये देख रहे हैं, हमें पता है कि प्रेशर की वैल्यू कम आ रखी है क्योंकि इन ब्लैक पार्टिकल्स की कुछ साजिश है। तो मैं इनकी साजिश को अंजाम नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं जो प्रेशर है वही होना चाहिए था। तो मैंने क्या किया, जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है उसमें कुछ ऐड कर दिया ताकि रियल प्रेशर, रियल मतलब जो आइडियल वाला प्रेशर जो आना चाहिए था वो आ जाए। ओके, तो बस यही फीलिंग है। इसीलिए मैंने क्या करता हूं, P में कुछ ऐड करता हूं, AN²/V²। ठीक है, P में कुछ ऐड किया जाता है और वॉल्यूम में सबट्रैक्ट किया जाता है। यहां पे A का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय A? व्हाट इज A? it is measure of attractive forces between molecules. It is measure of attractive forces between molecules, that is more attraction between molecules, more attraction
between molecules, more will be the value of A. अब ध्यान से सोचिए, यहां पे फॉर एग्जाम्पल ब्लैक वाले जो पार्टिकल्स है, राइट साइड वाले डायग्राम पे फोकस कर रहा हूं मैं, ये वाले में, ये जो ब्लैक वाले पार्टिकल्स अगर और अच्छे से खींचेंगे ब्लू वाले पार्टिकल को, ब्लैक वाले पार्टिकल और अच्छे से खींचेंगे ब्लू वाले पार्टिकल को, तो प्रेशर और कम ऑब्जर्व होगा, तो दैट मीन्स करेक्शन और ज्यादा होगी। तो सिंपल सी फीलिंग है, आप जो करेक्शन कर रहे हो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस से प्रोपोर्शनल है। अगर ये फोर्सेस बढ़ गई, ये जो फोर्सेस हैं, ये जो खींचने वाली फोर्सेस हैं, जो ब्लू कलर की लाइनें बना रहा हूं, देखो ये फोर्सेस अगर बढ़ गई तो ये मॉलिक्यूल जो स्ट्राइक करने वाला है वॉल को, वो और स्लो हो गया, उसके कारण जो प्रेशर क्रिएट होगा वो और कम हो गया। दैट मीन्स साजिश बढ़ गई, साजिश बढ़ गई तो करेक्शन भी बढ़ गई। साजिश को खत्म करने के लिए जो हमें करेक्शन करनी पड़ेगी वो भी बढ़ गई। ठीक है, इन जनरल अगर अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ती हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ती हैं तो ए की वैल्यू बढ़ती है। इसका एक एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है। ए ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ए जनरली ज्यादा होता है किससे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। ये एक जनरल कहानी है, अभी यूज कर सकते हो कहीं ना कहीं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अमोनिया और नाइट्रोजन में से अमोनिया का ए ज़्यादा है, ठीक है। एक ऑर्डर बताया, अमोनिया का ए नाइट्रोजन के ए से ज़्यादा है, बिकॉज अमोनिया इज अ पोलर मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होते हैं ना, वो थोड़े स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन पोलर। तो अगर आपको किसी के बीच में ए कंपेयर करना है तो पोलैरिटी से ए कंपेयर किया जा सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। एंड सिमिलरली बी की बात करनी है तो बी इज रिलेटेड टू साइज। किसी का साइज ज़्यादा है तो उसका बी ज़्यादा है, ओके। तो आज के लेक्चर में मैंने रियल गैस से स्टार्ट कर दिया है और वैन डर वाल इक्वेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में प्लीज ये दोनों चीजें बहुत अमेजिंग तरीके से रिवाइज करके आना, बिकॉज अगला लेक्चर इसी के ऊपर हम बिल्डअप करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये लेक्चर अच्छे से पूरा नहीं देखोगे तो अगला लेक्चर आपके लिए थोड़ा यूजलेस टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़िए एंड देन नेक्स्ट क्लास में आइए। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।